हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के थ्योरी की। और ये थ्योरी हिंदी में है, इंग्लिश में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चैनल पर जाके उनको चेक कर लीजिएगा। और ये हमारा चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट है, यानी कि पार्टनरशिप में हमने इससे पहले के जो भी टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए थे। कुछ टॉपिक रह गए हैं तो आज हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो के बाद हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक बार उनको जाके जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए त्याग अनुपात का नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है। त्याग अनुपात यानी किसी ने अपने जो भी उनको मिल रहा था रेशियो, उसमें से उन्होंने कुछ त्याग किया है। ठीक है, त्याग अनुपात वह अनुपात होता है जो साझेदारों के पुराने अनुपातों में से नए अनुपात घटाने पर प्राप्त होता है। यानी कि देखिए, पहले किसी फर्म में 2% थे, तो यानी कि उनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था वो सिर्फ 2% के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब तीसरा पर्सन आ गया है तो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या हो गया, पहले जो 2 लोग लेते थे अब वो 3 लोगों में बटेगा। तो यानी कि उनका जो रेशियो था या उनका जो पार्ट था वो कम हो गया। तो वो अपने में से कुछ कमी करके वो वही पार्ट तो देंगे जो थर्ड पर्सन होगा। तो ये जो पार्ट जब वो थर्ड पर्सन को देते हैं तो यानी कि जो पहले के 2 पर्सन हैं उन्होंने कितना त्याग किया ये हम देखते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, जो उनका पुराना अनुपात होगा और जो नया अनुपात होगा दोनों में माइनस करके जो रेशियो निकल कर आएगा वो त्याग अनुपात हमारा कहलाता है। ठीक है, नए साझेदारों के प्रवेश के बाद ये अनुपात पुराने अनुपातों के बीच अनुपात ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है। देखिए ये फॉर्मूला है इसका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो को जब हम न्यू रेशियो से माइनस करेंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण। कोई भी साझेदार से सभी साझेदारों की सहमति से या अपनी इच्छा अनुसार या अनुबंध के अनुसार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी साझेदार अगर वो चाहे तो अपनी इच्छा से या फिर जो भी उसने कांटेक्ट किया उसके बेसिस पर या फिर सबकी सहमति से वो वहां से जा सकता है। साझेदारों के फर्म से अवकाश ग्रहण करने से आशय उस साझेदार द्वारा फर्म से अपना संबंध विच्छेद कर लेने से, यानी कि आगे वो फिर उस फर्म से उसका कोई भी संबंध नहीं होगा। अब देखिए कुछ कारण यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन से कारण है जिसके कारण वो यहाँ पर आपका फॉर्म से अपना अवकाश ले सकता है। फर्स्ट है साझेदार द्वारा किसी बीमारी के कारण अस्वस्थ होना। अब वो अस्वस्थ है, इस कारण भी वो ले सकता है कि अब मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं कैपेबल नहीं हूँ। फिर सेकंड है साझेदार का वृद्ध होना। अगर वो वृद्ध हो गया है और वो चाहता है कि अब वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो वो जा सकता है। या फिर साझेदार का किसी अन्य साझेदार से झगड़ा या मतभेद हो जाना। अगर उसका किसी से झगड़ा हो गया है तब भी वो जा सकता है सबकी सहमति से। ठीक है, फिर है साझेदारों को किसी अन्य लाभदायक व्यवसाय का मिल जाना। यानी कि अगर कोई पार्टनर को कहीं और बिजनेस अच्छा मिलता है और वो इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो जा सकता है। ठीक है, अब है साझेदारों की मृत्यु। ये भी आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर फर्म को उसका हिसाब करने में सुविधा होती है, क्योंकि अवकाश ग्रहण अचानक नहीं किया जाता परंतु मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर मृत्यु कभी भी होगी तो अचानक से उसको वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर कोई भी पर्सन अवकाश ग्रहण करता है तो वहां पर तो पहले से उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो पहले से ही सारे चीजें सोच के रखेंगे कि हमें किस तरह से रिवैल्यूएशन करना है, किस तरह से इसका पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अतः इस परिस्थिति में मृत साझेदार का हिसाब उसके कानूनी उत्तराधिकारी को साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार दे दिया जाता है। यानी कि जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको वो दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर है प्राप्ति अनुपात यानी कि गेनिंग रेशियो। प्राप्ति अनुपात वह अनुपात है जो साझेदारों के अन्य अनुपातों में से पुराने अनुपात को घटाने पर प्राप्त होता है। अब देखिए सेक्रीफाइसिंग था, पुराने में से नया माइनस करेंगे, और ये है नए में से पुराना माइनस करेंगे। यह अनुपात जो है वो साझेदारों के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। न्यू रेशियो में से जब हम ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं तो गेनिंग निकलता है, और सेक्रीफाइसिंग में क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। अब है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी।
कुछ फर्में साझेदारों के जीवन का बीमा करा लेती हैं। इनका उद्देश्य साझेदारों की मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारी को जो देय राशि होती है उसका प्रबंध करना होता है। यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल हेयर होता है उसको पैसा देना होता है, तो वहाँ पॉलिसी से उसका पैसा वो पेमेंट कर सकती हैं, ताकि व्यापार की पूंजी पर कोई प्रभाव ना पड़े। उन्हें फिर व्यापार से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट पॉलिसी को से उसका पेमेंट कर सकती हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी लाइफ के ऊपर एक पॉलिसी ली जाती है। नेक्स्ट है वार्षिक वृत्ति यानी कि एन्युटी। वार्षिक वृत्ति द्वारा मृत साझेदार की धनराशि एक साथ न देकर साझेदार की विधवा पत्नी को उसके जीवन काल की अनुमानित राशि के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती है। यानी कि एक बार में पैसा न देकर उसकी जो भी वाइफ है, विडो, उनको थोड़ा थोड़ा पैसा मंथली दिया जाता है, मंथली या फिर एक टाइम पीरियड पर कैश, जो भी उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पर उसको दिया जाता है। ठीक है, फिर है साझेदारी फर्म का विघटन या समापन। साझेदारी फर्म के विघटन से आशय सभी साझेदारों के आपसी संबंध को समाप्त करके साझेदारी में कार्य करना अस्वीकार कर देने से है। देखिए, साझेदारी फर्म का विघटन और साझेदार विघटन, फर्म का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन दोनों में अंतर है। देखिए, फर्म से मतलब होता है बिल्कुल ही बिजनेस खत्म होना, और साझेदारी से मतलब होता है कि फर्म तो वो वैसी की वैसी है लेकिन साझेदारी टूट गई है, साझेदारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस स्थिति में फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे तो फर्म के विघटन की बात आ रही है, तो इसलिए तो फर्म का पूरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। किसी साझेदारी की मृत्यु के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी तो समाप्त हो जाती है, परंतु फर्म का समापन नहीं होता है। ठीक है, वही वाली बात है कि मृत्यु हो रही है या फिर कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है तो साझेदारी खत्म हो सकती है, लेकिन जो फर्म का समापन है वो नहीं हो सकता, क्योंकि फर्म तो कंटिन्यू रहेगी, बस साझेदारी यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो खराब हो गया है। फिर अब वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपस में कि अब हम लोगों के बीच में कितना रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट का, या फिर लॉस कितना बेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब कम पर्सन हो गए, तो साझेदारी तो खत्म हो जाएगी लेकिन उनका फर्म का समापन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि फर्म का समापन हो जाए तो साझेदारी स्वतः समाप्त होती है, और लेकिन अगर फर्म ही समाप्त होती है कि फर्म से ही साझेदारी चलती है, अगर फर्म ही समाप्त है तो साझेदारी होगी नहीं, इसलिए साझेदारी अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। साझेदारी फर्म के समापन या विघटन के कुछ दशाएं हैं, जैसे साझेदारी सभी साझेदारों की सहमति द्वारा, ठीक है, समाप्त हो सकती है। जब एक या एक से अधिक साझेदार दिवालिया हो जाएं तब समाप्त हो सकती है फर्म, और जब फर्म का कार्य अवैध हो, जब फर्म कोई इलीगल काम कर रही है तो न्यायालय आदेश देकर उसको खुद ही खत्म कर सकता है, और या फिर ऐच्छिक साझेदारी की दिशा में किसी साझेदार की लिखित सूचना के द्वारा, और जब उनकी खुद की इच्छा और कोई भी साझेदार एक लिखित सूचना देके फर्म को समाप्त करना चाहे तो भी वो कर सकता है। अब है एक अथवा अधिक साझेदारों का दिवालिया होना। अब ये किस तरह से होता है, देखिए, फर्म के विघटन पर साझेदारों की पूंजी खातों की डेबिट बाकी होने पर साझेदारों को डेबिट राशि फर्म को देनी पड़ती है। यानी कि अगर साझेदारी फर्म का जब विघटन होगा तो साझेदारों के जो पूंजी खाता होगा, अगर उसमें डेबिट बाकी होगी तो उनको डेबिट जो शेष है वो फर्म को देना पड़ता है। परंतु यदि साझेदारी यह राशि देने में असमर्थ हो, यानी कि अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कहा जाता है कि जो साझेदार है वो दिवालिया हो गए। अतः इस स्थिति में शोधक्षम यानी कि हानि वहन करने वाले या बचे हुए, यानी कि जो वहन कर सकते हैं या फिर जो बचे हुए साझेदार हैं, उस दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को पूरा करते हैं। यानी कि आप इन शॉर्ट ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी को पेमेंट देना है फर्म को, ठीक है, और अगर वो लोग कैपेबल नहीं है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो कैपेबल हैं, वो कैपेबल पार्टनर्स जो इनकैपेबल पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से या उनके बिहाफ पर पेमेंट करेंगे फर्म को। इस पर किस अनुपात में करते हैं, इसलिए गार्नर बनाम मरे का विवाद जान लेना उचित व अनुपयुक्त है। इसलिए अब वो कितना पेमेंट करेंगे ये डिपेंड करता है गार्नर वर्सेस मुरे रूल। अब ये कौन सा है तो इसको एक बार देख लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए, गार्नर बनाम मरे विवाद, एक बार ये समझ लीजिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक फर्म में 3 साझेदार थे, गार्नर, मरे और विल्किंस। ठीक है, फॉरेनर थे इसलिए इनका नाम ऐसा है। ये समान साझेदार थे परंतु इनकी पूंजी क्या थी, असमान थी, यानी कि एक जैसी नहीं थी। जून 1900 में इनकी फर्म का समापन हो गया। समापन के पश्चात उनकी स्थिति इस प्रकार थी। अब एक बार इनकी बैलेंस शीट देख लीजिए, ये बैलेंस शीट नहीं स्टेटमेंट। देखिए, दायित्व है ये पॉन्ड, क्योंकि वहां पे पॉन्ड चलती थी, संपत्ति और पॉन्ड।
गार्नर की पूंजी थी 2500, मुरे की पूंजी थी 314, नगद थे 1916, विल्किंस की पूंजी की कमी थी 263 एंड वसूली की हानि थी 635। ठीक है, ये अमाउंट है। अब विल्किंस दिवालिया हो गया क्योंकि यहाँ पे तो इसका क्या आ गया, पेमेंट इसका बिल्कुल अलग आ रहा है। विल्किंस की पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए गार्नर बनाम मरे का विवाद हो गया क्योंकि गार्नर चाहता था कि सभी हानि की तरह, क्योंकि ये भी एक हानि है, इसका विभाजन भी लाभ हानि अनुपात में हो, परंतु मरे चाहता था कि इसका विभाजन पूंजी यानी कि जितनी उनकी पूंजी है उसके अनुसार हो। इस विवाद को लेकर दोनों के बीच मुकदमा चला व नवंबर 1930 में न्यायाधीश जॉयस ने निर्णय इस प्रकार दिया। वो निर्णय क्या था एक बार ये समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वसूली पर होने वाली हानि सब साझेदारों में यानी कि जो दिवालिया साझेदार सहित लाभानी अनुपात में बांटी जाएगी। ठीक है, वसूली की हानि दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी यानी कि वसूली हानि सहित सूक्ष्म साझेदारों, सूक्ष्म मतलब जो रह गए हैं साझेदारों, उनकी पूंजी के अनुपात में बांटी जाएगी। और जो सूक्ष्म साझेदार हैं कि पूंजी का अनुपात निकालने के लिए कौन कौन सी पूंजी ली जाए, इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि पूंजी स्थायी है या परिवर्तनशील, क्योंकि दो तरह की एसेट्स होती है, एक फिक्स एसेट्स होती है, एक होती है हमारी फ्लोटिंग। तो देखिए एक बार ये पढ़ लीजिए फिक्स्ड के बारे में। यदि पूंजी स्थायी है तो अंतिम चिट्ठा में दी गई पूंजी का अनुपात निकाला जाएगा और इसी अनुपात में सूक्ष्म साझेदार दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को पूरा करेंगे, यानी कि जो अंतिम चिट्ठे में पूंजी का दिखाया होगा अनुपात, उसी अनुपात पे वो लोग आपस में बांट लेंगे। और अगर परिवर्तनशील पूंजी है, जिसको वेरिएबल पूंजी भी बोलते हैं कैपिटल, यदि पूंजी परिवर्तनशील है तो अनुपात निकालने से पूर्व यदि आर्थिक चिट्ठे में कोई अवितरित लाभ, यानी कि निकालने से पहले ही देख लेते हैं कोई भी ऐसा तो नहीं है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या हानि है या किसी भी तरह का कोष है, फंड है, तो उसे पूंजी खाते में संयोजित करने के पश्चात ही पूंजी अनुपात निकाला जाएगा, यानी कि ये सब इनका ट्रीटमेंट करने के बाद ही निकाला जाएगा। ठीक है, तो यही था जो रिमेनिंग पार्ट थे हमारे, आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। गार्नर वर्सेस मुरे रूल से बहुत एक क्वेश्चन है जो हमेशा बनता है कि इनका अगर इस तरह का ट्रीटमेंट होता है या अगर इस तरह का कोई भी हानि आती है फर्म के अंदर तो कैसे बियर की जाएगी, तो आपने पढ़ा उनके पूंजी अनुपात में होगी। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। स्थायी पूंजी भी समझ लीजिए, परिवर्तनशील पूंजी भी समझ लीजिए क्या होती है, और इसके अलावा आप इनके नोट्स पीडीएफ जो हैं पीडीएफ फॉर्म में वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उनका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर पाएं। और इस पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई और टॉपिक लगता है आपको कि रह गया है तो आप वो भी बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको भी कंप्लीट कर पाएं यहाँ पर। होप यहाँ पर आपको सारी वीडियोस पसंद आई होंगी, और ये उन सारी वीडियोस के साथ ये भी वीडियो आपको सारी क्लियर हुए होंगे कॉन्सेप्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस टॉपिक में इतना ही था, इसलिए आज की क्लास जो है बहुत कम टाइम पीरियड की है, और होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।